नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धांत ओलंपिक स्टडी में आपका स्वागत है। कैसे आप सभी लोग। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे भारत में वन संसाधन। कल के वीडियो में हमने चर्चा किया था कि जो विश्व में विभिन्न प्रकार के वन पाए जाते हैं उनकी भौगोलिक स्थिति क्या है, उनमें रहने वाले जीव जंतुओं की क्या विशेषताएं होती हैं, उनके नाम क्या हैं, घास के मैदान कहाँ पर स्थित हैं। इन सारे विषयों पर कल के वीडियो में हमने ऑलरेडी चर्चा कर लिया है। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं, यूट्यूब ने आपको पहली बार चैनल रिकमेंड किया है, तो आप सभी लोग एनवायरमेंट पढ़ने के लिए इस चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है। यूपी वन दरोगा हो गया आपका, उत्तराखंड वन दरोगा हो गया, या फिर मध्य प्रदेश वन रक्षक के एग्जाम में पर्यावरण से संबंधित प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल से जुड़ जाना। ठीक है। और रेगुलर बेसिस पर जो भी वीडियोज मैं अपडेट करता हूँ उनको चेक करते रहें। बिना किसी देरी के आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, भारत में वन संसाधन टॉपिक है। भारत में राज्यों को वनों को परिभाषित करने का अधिकार दिया गया है। ऐसा नहीं है कि भारत में कोई वन का एग्जैक्ट डेफिनेशन है, ऐसा नहीं है। प्रत्येक स्टेट अपने अनुसार अपने राज्य में स्थित वनों को डिफाइन करता है। प्रत्येक राज्य की अलग अलग परिभाषा है वनों को लेकर। ठीक है। अब यहाँ पर जो संवैधानिक प्रावधान है इनको चेक कर लेते हैं। एक सेकेंड। ओके, संवैधानिक प्रावधान में देखते हैं क्या है। जंगल या वन भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची में संबद्ध है। तो ये ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जंगल या वन जो है ये भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित है। कौन सी अनुसूची में? 7वीं अनुसूची में वर्णित है, जो कि समवर्ती सूची से संबद्ध है। पहले ये क्या था कि जो वन थे ये राज्य सूची के विषय हुआ करते थे। बाद में 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से इसको समवर्ती सूची में सूचीबद्ध कर दिया गया। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो ये चीज मैंने यहाँ पे लिख रखी है, आप देख सकते हैं कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से वन और वन्य जीवों और पक्षियों के संरक्षण को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, हम मौलिक कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पर क्या चीजें देखने को मिल रही हैं वनों से संबंधित। तो संविधान के अनुच्छेद 51 का जी में कहा गया है कि वनों और वन्य जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा एवं संवर्धन करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। तो प्रत्येक नागरिक क्या करेगा? प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करेगा और इसके संवर्धन में हेल्प करेगा। ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हो गया आपका मौलिक कर्तव्य। जब नागरिक की बात आती है तो ये मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत चला जाता है। और जब राज्य यही काम करेगा, मतलब राज्य जो है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और संवर्धन से संबंधित नियम कानून बनाएगा, तो वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। और ये अनुच्छेद आप याद रखेंगे, अनुच्छेद 48 का। ठीक है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का जो अनुच्छेद है ये है अनुच्छेद 48 का। और जब मौलिक कर्तव्य की बात आएगी, जहां पर नागरिक वन्य जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण के संवर्धन में हेल्प करेगा, सहायता करेगा, तो वो आएगा 51A जी। ठीक है। अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो आर्टिकल 51A में ये चीज आता है। आप लोग कंफ्यूज मत होना। ठीक है। इसको के मत कह देना, ये का है यानी कि ए होता है। ओके, आगे बढ़े। अगला जो पॉइंट्स इसको चेक कर लेते हैं। अब वनों से संबंधित जो कानून अभी चले आ रहे हैं हमारे भारत में, तो ये है राष्ट्रीय वन नीति 1988। ठीक है। वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय वन नीति 1988 लागू है, जिसके केंद्र में पर्यावरण संतुलन एवं आजीविका है। इसके पहले भी कई सारे वन नीति लागू किए गए थे। पहली बार वन नीति 1894 में लागू किया गया था अंग्रेजों के द्वारा। लेकिन करंट में अभी के लिए जो वन नीति हमारे भारत में चल रही है ये है 1988 राष्ट्रीय वन नीति। ठीक है। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स और भी आपको देखने हैं जो कि आपको याद होने चाहिए। पूरे विश्व में 21 मार्च को, ठीक है, कब? 21 मार्च को पूरे विश्व में विश्व वन दिवस मनाया जाता है। ठीक है। तो विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को पूरे विश्व में मनाया जाता है। ठीक है। अब देखते हैं कि सुरक्षा की दृष्टि से पूरे भारत में 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं। पहला है सुरक्षित वन, दूसरा है संरक्षित वन, और तीसरा है जो कि इन सबसे हटके है अवर्गीकृत वन। तो सुरक्षित वन किस टाइप के होते हैं इनको देख लेते हैं। इस प्रकार के वन पूर्णतः राज्य सरकार के द्वारा संरक्षित होते हैं। इस प्रकार के वनों में लकड़ी काटना, पशुचारण, इंसानों की आवाजाही पर प्रतिबंध होता है। यानी कि ये कंप्लीट रिजर्व्ड वन होते हैं। ठीक है। जो कि कंप्लीट
केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार के अंडर में आते हैं। इनको बोलते हैं रिजर्व्ड या फिर सुरक्षित वन। दूसरा है प्रोटेक्टेड वन, संरक्षित वन इसको बोलते हैं। इन वनों में एक विशेष प्रकार के नियम के साथ लकड़ी काटना, पशुचारण आदि भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है। इसमें किसी व्यक्ति विशेष को लाइसेंस भी भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। तो दो तरह के वन है, एक है रिजर्व्ड और दूसरा है प्रोटेक्टिव, यानी कि सुरक्षित और संरक्षित। सुरक्षित में क्या होगा, यहाँ पर किसी प्रकार से इंसानों की आवाजाही पर रोक है, यहाँ पर आप लकड़ी नहीं काट सकते हैं, ठीक है, पशु चारण नहीं कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की एक्टिविटी आप सुरक्षित वन में नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और संरक्षित वन में आप एक्टिविटी कर सकते हैं किसी नियम कानून के साथ में, ठीक है। एक विशेष प्रकार का नियम कानून होता है जो कि जंगलों की सुरक्षा से संबंधित होता है। इस कानून के साथ में आप यहाँ पर लकड़ी काट सकते हैं, पशु चारण भी कर सकते हैं, ठीक है। और तीसरा है अवर्गीकृत वन। ऐसे वनों में भारत सरकार का कोई नियम नहीं होता है, यह निजी स्वामित्व वाले वन होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ें। अब हम देखते हैं कि जो भारत में विभिन्न प्रकार के वन हैं, ये आ क्यों नहीं रहा है? ओके, अब हम भारत में जो विभिन्न प्रकार के वन पाए जाते हैं इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, भारत में वनों को विस्तृत रूप से औसत वार्षिक वर्षा के आधार पर 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। आप यहाँ पे देख रहे हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है जिसको हम मानसून वन भी बोलते हैं, तीसरा है कांटेदार वन, चौथा है पर्वतीय वन, पांचवा है तटीय या फिर दलदली वन। देखिए, जो ये हमारा प्यारा भारत है, यहाँ पर मैंने ड्रॉ करने की कोशिश की है। आपको पता होगा कि यहाँ पर भौगोलिक विविधता बहुत ज़्यादा पाई जाती है। भौगोलिक विविधता का मतलब होता है कि यहाँ पर जो किसी पर्टिकुलर क्षेत्र का जो प्रकृति है ये अलग अलग होती है। जैसे अगर आप पूर्वी क्षेत्र में जाएंगे तो यहाँ पर बारिश ठीक ठाक होती है, बंगाल से उठने वाले मानसून यहाँ पर बारिश करते हैं और ये सदाहरित वन यहाँ पर पाए जाते हैं। आप उत्तर क्षेत्र में जाएंगे तो यहाँ पर आपको पर्वतीय क्षेत्र ज़्यादा देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर आपको पर्वतीय वन देखने को मिलते हैं। आप पश्चिम साइड में जाएंगे तो यहाँ पर आपको मरुस्थलीय वन देखने को मिलता है, ठीक है। आप दक्षिण साइड में जाएंगे तो यहाँ पर आपको सदाहरित वन जो कि आपके पश्चिमी घाट पर पाए जाते हैं, प्लस पर्णपाती वन भी आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ये बताती हैं कि जो भारत है यहाँ पर भौगोलिक विविधता बहुत ज़्यादा पाई जाती है। अब जो वन का होना या फिर ना होना होता है, वन के पौधों की हाइट, पेड़ पौधों की जो हाइट होती है, आकार होता है, ये कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जिसमें वर्षा तो मेन है ही है, साथ में जो पार्टिकुलर क्षेत्र की जो मिट्टी होती है, ठीक है, वहाँ का जो मौसम होता है, जलवायु होती है, इन सारी चीज़ों पर भी निर्भर करता है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर जो कैटेगरी दिया गया है वनों का, ये 5 प्रकार की कैटेगरी दिया गया है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। अब इनमें भी इनको कई तरह से डिवाइड कर दिया गया है। जैसे अगर हम उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की बात करते हैं तो यहाँ पर कहीं पर आर्द्र क्षेत्र होगा, कहीं पर शुष्क क्षेत्र होगा। जहां पर ठीक ठाक बारिश होगी वहां पर आर्द्र होगा और जहां पर बारिश कम होगी उसको हम शुष्क बोल देते हैं। इसी तरह से पर्णपाती वन को भी 2-3 भाग में बांट दिया गया है, ठीक है। लेकिन अगर हम मेनली देखें तो 5 तरह के वन भारत में पाए जाते हैं। वैसे अगर टोटल कैटेगरी जो बनती है इसकी, जिनमें अगर हम इनको भी शामिल कर लेते हैं तो टोटल 17 तरह के वन हो जाते हैं, लेकिन अभी हम इनकी चर्चा नहीं करेंगे, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो पहले मैप के माध्यम से इनको हम देखने की कोशिश करते हैं कि इनकी भौगोलिक स्थिति कहाँ कहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने भारत का मैप लगा रखा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं चीज़ें, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है हिमालयी वनस्पति। अब हिमालयी वनस्पति को हमने ऐसे डिनोट किया है यहाँ पर, ठीक है। तो हिमालयी वनस्पति जैसा कि नाम से ये स्पष्ट है कि ये भारत के उत्तरी क्षेत्र में पाए जाएंगे। तो ये आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है, हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र है। इसके बाद में आप पूर्वी भारत में जाएंगे तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश का जो क्षेत्र है, यहाँ पर क्या है, पर्वतीय या फिर हिमालयी वन पाए जाते हैं। अब हम दूसरे वन की बात करते हैं जो कि है आपका पर्णपाती वन, ठीक है। यहाँ पर देखिए उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, जिसको हमने कुछ इस तरह से डिनोट किया है, ठीक है, पड़े हुए लाइन से। तो ये आप देख रहे हैं कि ये भारत में ज़्यादातर जो क्षेत्र है ये पर्णपाती वन से ढका हुआ है। तो ये आप देख रहे हैं पूरा का पूरा, जिसमें आप यूपी देख रहे हैं, मध्य प्रदेश देख रहे हैं, उड़ीसा है और भी कई सारे जो यहाँ पे महाराष्ट्र वगैरह है, इसका जो पूर्वी क्षेत्र है। और इसके बाद में यहाँ पर आप आएंगे, ठीक है, मतलब आप देखेंगे तो जो मिडिल भारत है, मध्य भारत है, ये ज़्यादातर पर्णपाती वन से ढका हुआ है। अब पर्णपाती वन की क्या विशेषता होती है इसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। पहले आप मैप के माध्यम से देख लीजिए कि पर्वतीय वन का जो क्षेत्र है वो ये वाला पार्ट है, ठीक है। पर्णपाती वन आपका जो मिडिल क्षेत्र है, मध्य क्षेत्र है भारत का, यहाँ पर आपको पर्णपाती वन देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसके बाद में अब हम आते हैं कांटेदार वन की। अगर हम बात करें कांटेदार वन मतलब जिसमें
अगर देखा जाए इसको मरुस्थलीय वन कहते हैं। तो कांटेदार या फिर शुष्क उष्णकटिबंधीय वन, आप शुष्क उष्णकटिबंधीय पे मत जाइए, आप मरुस्थलीय वन बोल लीजिए, आपको आसानी रहेगी। तो ये क्या है, ये गुजरात में पाया जाता है, राजस्थान में पाया जाता है, ठीक है, गुजरात एंड राजस्थान में पाया जाता है। इसके बाद में आप आएंगे पंजाब का जो पश्चिमी क्षेत्र है, इसके बाद में यहाँ पर क्या है, हरियाणा का जो पश्चिमी क्षेत्र है, इन सारे क्षेत्रों में आपको क्या देखने को मिलता है, मरुस्थलीय वन देखने को मिलता है, ठीक है। तो मरुस्थलीय वन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यानी कि भारत के पश्चिमी क्षेत्र में आपको मरुस्थलीय वन देखने को मिल रहा है। इसके बाद में आप देखेंगे पर्वतीय वन, इसकी चर्चा हमने पहले कर ली। और तटीय वन यानी कि दलदली वन, तटीय या दलदली वन हम ऐसे वनों को बोलते हैं। यहाँ पर देखिए, ये जो गोदावरी, कृष्णा नदी और गंगा नदी के द्वारा जो बहाकर लाई गई मिट्टी होती है, इनके द्वारा जो वन निर्मित होते हैं, इनको दलदलीय या फिर हम ज्वारीय वन बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो वन आप देख रहे हैं, ये कुछ इस तरह के वन होते हैं, जिनको हमने यहाँ पर रेड से डिनोट किया है, ज्वारीय वन बोलते हैं इसको, ठीक है। ज्वारीय वन को हमने ब्लैक से डिनोट किया है, सॉरी ब्लैक से डिनोट किया है, ठीक है। अब एक तरह का वन बच जाता है जो होता है सदाहरित वन, ठीक है। सदाहरित वन का मतलब ऐसे क्षेत्रों में जहां पर बारिश हमेशा होती है, उसको हम सदाहरित वन बोलते हैं। तो ये आपका जो भारत का पश्चिम और दक्षिणी क्षेत्र है, यानी कि इसको हम पश्चिमी घाट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो दक्षिण पश्चिम से मानसून उठता है, इससे लगातार बारिश होती रहती है। यहाँ पर जो सह्याद्री पर्वत वगैरह है, इनके माध्यम से मानसून को रोक लिया जाता है और इस क्षेत्र में भारी बारिश होती है, जो लगभग 200 सेंटीमीटर से अधिक देखने को मिलती है। इसीलिए यहाँ पर हम सदाहरित वन को देख पाते हैं। और सदाहरित वन भारत में आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो बंगाल की खाड़ी से उठने वाले मानसून है, उनके माध्यम से यहाँ पर हमेशा वर्षा आपको देखने को मिलती है। तो सदाहरित वन अगर आप पूछेगा कहाँ कहाँ पर स्थित है, तो सदाहरित वन पूर्वी भारत में स्थित है। और इसके बाद में पश्चिमी घाट जो है, यहाँ पर आपको सदाहरित वन देखने को मिलता है। तो मैप के माध्यम से मैंने आपको चीज़ों को समझाने की कोशिश की है। भारत में जो प्राकृतिक वनस्पति हैं और इनकी जो विविधता है, इसको आपने मैप के माध्यम से समझ लिया है, ठीक है। अब हम इन सारे वनों को डिटेल में अध्ययन करने जा रहे हैं, ठीक है। तो कमर कस लो, एक एक करके हम सारे वनों को डिटेल में देखेंगे। यहां से प्रश्न दोस्तों आपकी परीक्षा में देखने को हमेशा मिलता रहता है। ओके, तो वनों की पहली कैटेगरी में आपका आता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ऐसे वन को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें नंबर 1 पे आता है आपका आर्द्र और दूसरा आता है शुष्क। अब हम बात करते हैं आर्द्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की। ऐसे क्षेत्रों में जो बारिश होती है वो 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। और जहां पर हम शुष्क उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की बात करते हैं, यहाँ पर जो बारिश होती है वो अप्रॉक्स 200 सेंटीमीटर होती है, यानी कि इससे थोड़ा बहुत कम भी बारिश यहाँ पर देखने को मिलती है। अब हम आर्द्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के क्षेत्र की बात करते हैं, तो इस प्रकार के वन पश्चिमी घाट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उत्तर पूर्वी क्षेत्र के साथ दक्षिणी भारत में पाए जाते हैं। तो इन क्षेत्रों की चर्चा हमने पहले ही कर ली है, जैसा कि मैंने मैप में आपको बताया था कि ये पश्चिमी घाट में आपको देखने को मिलता है। और कहां पर देखने को मिलता है, यहाँ पर उत्तर पूर्वी क्षेत्र में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें जो जलवायु है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होती है और जो तापमान होता है ये 22 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलता है यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर हम वृक्षों की बात करते हैं, तो जितने भी कैटेगरी हैं उनमें सबसे ज़्यादा हाइट वाले वृक्ष आपको इसी में देखने को मिलते हैं। यहाँ पर जो वृक्षों की हाइट होती है, पेड़ों की जो ऊंचाई होती है, ये 60 मीटर या फिर इससे भी अधिक आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और इस प्रकार के वनों में वृक्षों से पत्तों के गिरने, फूल और फल लगने का कोई निश्चित समय नहीं होता है। ये वन वर्ष भर हरे भरे रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर किस तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, इनकी लिस्ट यहाँ पर दे रखी है। इन वनों में पाए जाने वाले प्रजातियों में रोजवुड, महोगनी, एनी, इबोनी शामिल हैं। इसके अलावा जो सामान्य तौर पर वृक्ष पाए जाते हैं वो हैं कटहल, सुपारी, जामुन और आम, ठीक है। ये रहा आर्द्र उष्णकटिबंधीय वन। अब इसी में 2-3 कैटेगरी आपको और देखने को मिलती है, जिसको हम बोलते हैं अर्ध सदाबहार वन, ठीक है। तो सेम चीज है, जहां पर थोड़ी सी बारिश कम होती है, जो थोड़ा सा कम सदाबहारित होता है, उसको हम अर्ध सदाबहार वन बोल देते हैं। और रीजन आप देख रहे हैं, रीजन लगभग वही है, इसमें कुछ अंतर आपको देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो पेड़ है उसको आप देख लीजिए, इनमें देवदार और होलाक और कैल पेड़ आपको देखने को मिलता है। तो देवदार इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देवदार
प्रकार भी सदाबहार वन है और ये अर्ध सदाबहार की कैटेगरी में रखा गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो पॉइंट आप देख रहे हैं ये है शुष्क सदाबहार वन। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर जो बारिश होती है वो 200 सेंटीमीटर से थोड़ी सी कम होती है। तो यहाँ पर जो क्षेत्र है ये क्षेत्र है आपका शिवालिक पहाड़ियाँ हिमालय की तलहटी में 1000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। और दक्षिण में अगर हम देखेंगे शुष्क सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं तो ये आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो वृक्ष होते हैं, यहाँ पर जो प्रमुख वृक्ष हैं आप देख सकते हैं, यहाँ पर प्रमुख वृक्षों में आपका अनार है, जैतून है और ओलियंडर है। और इसके साथ में यहाँ पर कुछ पर्णपाती वन भी देखने को मिलते हैं। अब चूंकि थोड़ा सा यहाँ पर एक शब्द ऐड हो गया है शुष्क, तो अगर हम सदाबहार वन से थोड़े से नीचे कैटेगरी में जाएंगे तो स्टार्ट होता है आपका पर्णपाती वन, इसलिए यहाँ पर थोड़े बहुत आपको पर्णपाती वन भी देखने को मिलते हैं। अब हम सीधे आते हैं मानसून या फिर पर्णपाती वन पे। ठीक है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन या फिर हम इनको मानसून वन बोलते हैं, क्योंकि जो दक्षिण पश्चिम से उठने वाले मानसून होते हैं इनसे जो बारिश होती है इनसे ये वन उगते हैं। और यहाँ पर जो बंगाल की खाड़ी से उठने वाले मानसून होते हैं यहाँ से जो बारिश होती है इनसे ये वन उगते हैं, तो इसीलिए हम इनको मानसून वन बोल देते हैं। ठीक है, अब हम पहली कैटेगरी देखते हैं। इसमें पहली कैटेगरी है नम पर्णपाती वन। इसका जो क्षेत्र है, इस प्रकार के वन उत्तर पूर्वी राज्यों के साथ साथ हिमालय की तलहटी, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलानों और ओडिशा में पाए जाते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। यहाँ पर जो वर्षा होती है ये 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में होती है। अगर हम वृक्षों की बात करते हैं तो ये जो आपका सागौन, साल, शीशम, हुर्रा, महुआ, आंवला, सेमल, कुसुम, चंदन, ये सारे पेड़ों के बारे में कहीं ना कहीं आपको पता भी होगा। ठीक है, क्योंकि जो हमारा यूपी है यहाँ पर भी पर्णपाती वन देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रमुख प्रजातियां पाई जाती हैं वृक्षों की, तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। देखिए, अब आता है शुष्क पर्णपाती वन। इस प्रकार के वन देश के पूरे उत्तरी भाग में पाए जाते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये वन देश के विस्तृत क्षेत्रों को कवर करते हैं। तो ये याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण पॉइंट हो सकता है, क्वेश्चन दे सकता है कि सबसे ज्यादा किस कैटेगरी के वन भारत में फैले हैं या कौन सा वन ऐसा है जो ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र को कवर करता है। तो वो है आपका शुष्क पर्णपाती वन, या फिर हम मानसून वन सीधे बोल देंगे या फिर पर्णपाती वन बोल देंगे। ठीक है, तो एग्जाम में इस तरह से प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि सबसे ज्यादा क्षेत्र कवर करने वाला कौन सा वन है, तो वो आपका होगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ठीक है, अब यहाँ पर जो वृक्ष होते हैं आप देख सकते हैं, ये हैं तेंदू, पलास, अमलतास, बैर, खैर, धावा आदि वृक्ष इन वनों में सामान्य तौर पर पाए जाते हैं। अब बात आती है कांटेदार वन की। इनको हम मरुस्थलीय वन भी बोलते हैं। ठीक है, कांटेदार वन को हम मरुस्थलीय वन बोलते हैं। कांटेदार इसलिए होते हैं ये कांटों से ही अपना खाना बनाते हैं। ठीक है, और पानी कम वेस्ट हो इसलिए ये कांटों से खाना बनाते हैं, और कांटों का कहीं न कहीं इनका यूज होता है जो कि इन्हें मरुस्थल के मौसम में अपने आप को सरवाइव करने के लिए अनुकूल बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो वर्षा होती है, यहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है, 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा आपको देखने को यहाँ पर मिल रही है। और ये जो क्षेत्र है आप देख सकते हैं उत्तर, पश्चिम, मध्य और दक्षिण भारत। तो यहाँ पर इन्होंने तो सीधे लिख दिया है उत्तर, पश्चिम, मध्य और दक्षिण भारत, लेकिन अगर हम स्टेट्स की बात करेंगे तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश में ये कांटेदार वन पाए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम वृक्षों की बात करते हैं तो यहाँ के जो वृक्ष होते हैं ये 10 मीटर से ऊंचे नहीं होते हैं। आमतौर पर स्परेज, कॉपर और कैक्टस पाए जाते हैं। इसके बाद में यहाँ पर जो मुख्य प्रजातियां होती हैं, यहाँ पर मुख्य प्रजातियों में आप बबूल देख सकते हैं, कोकोस, बैर, खजूर, खैर, नीम, खेचड़ी और पलास, ये सारी प्रजातियां पेड़ों की कांटेदार वनों के अंतर्गत पाई जाती हैं। ठीक है, अगला जो प्रमुख वन है जिसको हम पर्वतीय वन बोलते हैं, ये हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाते हैं और भारत के पश्चिम भारत में जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वहां पर पाए जाते हैं। तो देख लेते हैं, यहाँ पर पर्वतीय वन में पर्वतीय आर्द्र समशीतोष्ण वन दिया हुआ है। देखिए, पर्वतीय वन की खासियत ये होती है कि वर्षा पर तो ये निर्भर होते ही हैं, लेकिन पर्वतीय वन पर्वत की ऊंचाइयों के साथ साथ
भी बदलते हैं। जैसे कि अधिक ऊंचाई पर जाएंगे तो वहां पर आपको दूसरी कैटेगरी के वन देखने को मिलेंगे, उससे कम ऊंचाई पर आएंगे तो आपको दूसरी कैटेगरी के वन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो पर्वतीय वन ऊंचाई पर डिपेंड करता है, वर्षा पर भी डिपेंड करता है, दोनों पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम क्षेत्र की बात करते हैं तो पूर्वी क्षेत्रों से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, यानी कि ये जो हिमाचल प्रदेश है, आपका जम्मू कश्मीर है, ठीक है, इसके बाद में ये जो अरुणाचल प्रदेश है, ये जो उत्तर का रीजन है भारत का, अपने जो हिमालयी क्षेत्र है, यहाँ पर ये पर्वतीय वन पाए जाते हैं। यहाँ पर जो इसकी औसत ऊंचाई होती है 1800 से 3000 मीटर देखने को मिलती है। ठीक है, और इसके बाद में जो बारिश है ये 200 सेंटीमीटर की न्यूनतम वर्षा प्राप्त करने वाले जो वन होते हैं, यानी कि जो आर्द्र जुड़ा हुआ यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र में बारिश भी होती है, 200 सेंटीमीटर तक की बारिश होती है, इसलिए यहाँ पर आर्द्र जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब दक्षिण भारत में अगर हम बात करते हैं तो दक्षिण भारत में या नीलगिरी पहाड़ियों के कुछ हिस्सों में तथा केरल के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। अगर हम यहाँ के प्रमुख पेड़ों की बात करते हैं तो रोडोडेंड्रोन, चंपा तथा विभिन्न प्रकार के ग्राउंड फ्लोरा यहाँ पर पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं पर्वतीय उपोष्ण कटिबंधीय वन की। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ी सी वर्षा आपको कम देखने को मिल रही है, 100 से 200 सेंटीमीटर तक, यानी कि 200 सेंटीमीटर तो यहाँ तो है ही है, लेकिन जो निम्न लेवल है वो 100 सेंटीमीटर है। ठीक है, और यहाँ पर जो तापमान होता है ये 15 से 22 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलता है। ये जो रीजन है आपका, ये है उत्तर पश्चिमी हिमालय, लद्दाख और कश्मीर को छोड़कर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। यानी कि आप देख रहे हैं जो मैंने मेन मैप आपको दिखाया था, ठीक है, जो मैंने आपको मेन मैप जिसमें स्टार्टिंग में आपको समझाया था, वहीं से सारी चीजें ली गई हैं, बस थोड़ा सा डिवाइड किया गया है बारिश और ऊंचाई को देखते हुए। ठीक है, बाकी सारी चीजें आप मेनली वही सारी चीजें देखने को पाएंगे जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। और जो यहाँ पर वृक्ष हैं आप देख सकते हैं, ओक है, जामुन है, रोडोडेंड्रोन। अब यहाँ पर जो ये वृक्ष दिए हैं, ठीक है, जितने भी वृक्ष दिए हैं, जितना अधिक वृक्ष देगा उसमें से आप ज्यादा से ज्यादा जब देगा तो आप कम से कम याद कर पाएंगे, इसलिए जितना अधिक वृक्ष आपकी नजर से होकर गुजरेगा वो ज्यादा सही रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो पर्वतीय वन में ये वृक्ष आप देख लीजिए, जिसमें चीड़ प्रमुख है। चीड़ भी क्या है? चीड़ एक पर्वतीय वन से संबंधित वृक्ष है और ये प्रमुख वृक्ष है। एग्जाम्पल में क्वेश्चन में दे भी सकता है कि चीड़ किस प्रकार के वन से संबंधित है, तो ये आपका पर्वतीय वन से संबंधित वृक्ष है। ठीक है, अब हम हिमालयी वन की बात करते हैं। पर्वतीय वन जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो दक्षिण भारत में पर्वत होते हैं वहां पर भी डिपेंड हो सकता है, लेकिन अगर हम प्योर हिमालयी वन की बात करते हैं जो कि आपके उत्तर भारत में ही पाए जाते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हिमालयी आर्द्र जहाँ पे बारिश ठीक ठाक होगी, और हिमालयी शुष्क जहाँ पे थोड़ी सी बारिश कम होगी। तो ये पेड़ आप देख लीजिए, ओस्ट, चेस्टनट, चीड़, साल, झालियाँ, ठीक है, झाड़ियाँ, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। और इस प्रकार के वन अगेन वही कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और बंगाल के उत्तरी क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसी प्रकार से शुष्क की बात करेंगे तो ये जम्मू कश्मीर, चंबा, लाहौर और किन्नौर जिले के तथा सिक्किम में पाए जाते हैं। और इस प्रकार के वनों में मुख्य रूप से शंकुधारी वन, देवदार, ओक, चिलगोंजा, मैपल, जैतून, सहतूत और विलो आदि वृक्ष पाए जाते हैं। पर्वतीय वनों की खासियत ये होती है कि ये इनका जो आकार होता है, जितनी ऊंचाई पर आप जाएंगे, आपको पता है कि जितनी हाइट पर आप जाएंगे वहां पर टेम्परेचर जो है वो कम होता है। ठीक है, तो टेम्परेचर कम होने से वहां पर बर्फबारी ज्यादा होती है, तो इसलिए इनका जो शेप होता है वो कुछ इस तरह से हो जाता है। इस तरह का शेप यहाँ पर देखने को मिलता है। बर्फ जब गिरता है तो इनकी पत्तियों से होकर ढाल से होकर गिर जाता है। ठीक है, तो ये अपने आप को सरवाइव करने के लिए कुछ इस तरह के शेप में उगते हैं, ताकि अगर बर्फबारी होती है तो बर्फ नीचे गिर जाए, या फिर अगर कुछ इस तरह का शेप आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बाई चांस अगर मैं कहता हूं कि कुछ इस तरह का शेप आपको देखने को मिल रहा है, जिस तरह से पेड़ होते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, बर्फबारी होगी और कहीं ना कहीं पत्ते नष्ट हो जाएंगे और पेड़ पर भी आघात पहुंचेगा और पेड़ सरवाइव नहीं कर पाएगा। इसलिए जो इनका आकार होता है वो कुछ शंकुधारी वन टाइप का होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अल्पाइन और अर्ध अल्पाइन, जहां पर जो ऊंचाई होती है बहुत ज्यादा ऊंचाई, जहां पर आपको 2500 मीटर से 4000 मीटर तक की ऊंचाई देखने को मिलती है, इनको हम बोलते हैं अल्पाइन। मैंने पहले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि अल्पाइन और आर्कटिक दो तरह का वन होता है जहां पर बर्फबारी होती है। तो आर्कटिक तो अलग ही चीज हो गया, आर्कटिक तो आपको आर्कटिक महाद्वीप पे ही देखने को मिलेगा, लेकिन अल्पाइन वन दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पर ऊंचाई और -डिग्री टेम्परेचर आपको देखने को मिल रहा है हिमालय रीजन में, तो इसलिए अल्पाइन वन की कैटेगरी यहाँ पर भी आपको देखने को मिलती है। और यहाँ पर जो वन है आप देख सकते हैं, जूनिफर, रोडोडेंड्रोन, विलो और काली किसमिस। ठीक
ठीक है। और यहाँ पर वही लाल देवदार, काला जूनिपर, भुर्ज आदि जो पौधे हैं ये आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं तटीय और दलदली वन की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वन अंडमान निकोबार द्वीप समूह, गंगा और ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जो नदियों द्वारा बहाई गई मिट्टी होती है, जो नदियों द्वारा उपजाऊ मिट्टी बहाकर मैदानी क्षेत्रों से लाई जाती है, वो क्या होता है, समुद्र तट पर डेल्टा बनाते हैं। वो मिट्टी वहां पर इकट्ठा होती है, उपजाऊ मिट्टी होती है, इसलिए डेल्टा बनता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है, जिसको हम सुंदरबन डेल्टा बोलते हैं, ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है, और यहाँ पर जो पेड़ पौधे उगते हैं, जो जंगल बनता है, इसको हम बोलते हैं सुंदरबन। ठीक है, और डेल्टा बनने के कारण इसको हम सुंदरबन डेल्टा बोल देते हैं। और यहीं पर सुंदरी नाम का पौधा पाया जाता है। ठीक है, जिसकी जड़ें एक दूसरे से संबद्ध होती हैं। एक बात मैं और कहना चाहूँगा, ठीक है, कि सुंदरी वन की जो जड़ें होती हैं वो एक दूसरे से संबद्ध होने की वजह से जो बाहर से सुनामी आता है, ठीक है, चक्रवात आता है, इनको बंगाल या फिर उड़ीसा स्टेट में प्रवेश करने से रोकती भी हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो सुंदरबन जो डेल्टा है, सुंदरबन के जो पेड़ पौधे हैं, जंगल हैं, ये चक्रवात और जो सुनामी उठती है समुद्र तटों से, जो बाढ़ वगैरह आती है, उससे भी ये सुरक्षा करते हैं स्टेट्स की, राज्यों की। ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं महानदी गोदावरी, कृष्णा, गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा ये डेल्टा, ये जो मिट्टियाँ लाई जाती हैं उससे डेल्टा बनते हैं। अगर हम वृक्षों की बात करते हैं, देखिए इनमें से कुछ वन घने और अभेद्य हैं। जैसा कि मैंने बताया कि इसको सुनामी और चक्रवात भी नहीं भेद कर पाता है। इन सदाबहार वनों में सीमित संख्या में ही पौधे पाए जाते हैं। उनकी जड़ें मुलायम ऊतकों से बनी होती है ताकि पौधे पानी में सांस ले सके। और एक खासियत होती है इनमें कि ये नमकीन पानी में भी, यानी कि लवणीय पानी में भी सर्वाइव कर लेते हैं। ठीक है, अब इन वनों में अगर हम प्रमुख पौधों की बात करते हैं तो खोखले पाइन, मैंग्रोव खजूर, ताड़ और बुलेट वुड शामिल है। ठीक है, अब हम भारत में मैंग्रोव वन की चर्चा कर लेते हैं। मैंग्रोव वन देख सकते हैं आप यहाँ पे 6740 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है, जो विश्व के कुल मैंग्रोव वन का 7% हिस्सा कवर करता है। ओके, यही सुंदरबन की बात हो रही है, सुंदरबन की बात हो रही है। ठीक है, ये वन तट रेखा को सुव्यवस्थित करते हैं और तटीय क्षेत्रों को कटाव या अपर्दन से भी संरक्षण प्रदान करते हैं। तो आप देख सकते हैं कितने महत्वपूर्ण वन है ये, जो कि चक्रवात, सुनामी और तटीय क्षेत्र का कटाव और अपर्दन को भी रोकने में मदद करते हैं। गंगा डेल्टाई क्षेत्रों में सुंदरबन जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा ज्वारीय वन है, जिसमें सुंदरी नाम का पौधा पाया जाता है। और इस सुंदरी नाम के पौधे के नाम पर ही इसको हम सुंदरबन बोलते हैं। तो दोस्तों आज का ये सेशन हम यहीं पे समअप करते हैं, क्योंकि वीडियो को बहुत लंबा नहीं करना है, छोटे छोटे वीडियोस करके हम यहाँ पे आपको दे रहे हैं ताकि आपका पढ़ने में इंटरेस्ट बना रहे। जो भी कंटेंट यहाँ पर मैं आपको दे रहा हूँ ये वेल रिसर्च एंड इम्पॉर्टेंट कंटेंट है, तो आप कोई भी टॉपिक यहाँ पर स्किप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आने वाले टाइम में इसके बाद में हम देखेंगे वनों से संबंधित जो इसके वन अभयारण्य वगैरह होते हैं, और इसके बाद में जो वार्षिक रिपोर्ट जो कि 2 साल पे दिया जाता है। ठीक है, तो अभी 2021 का जो वन रिपोर्ट दिया गया है, यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं। तो आने वाले वीडियोस में हम इनकी चर्चा करेंगे। वीडियो को आपका लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले वीडियोस को भी आप लोग फॉलो करते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।